हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे भाग 5 में उपराष्ट्रपति के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद थे उसके बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति कार्यपालिक शक्ति। उसके बाद फिर पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया और मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। और फिर देखेंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री का पद किस आर्टिकल में दिया गया। आइए देखते हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्तियाँ। भाग 5 संघ में अनुच्छेद 52 से लेकर 51 तक। आइए देखते हैं पहला अनुच्छेद 53 अनुच्छेद 53 में दिया गया कि राष्ट्रपति कार्यपालिक शक्तियाँ राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्तियाँ अनुच्छेद 53 में दिया गया कि राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्तियाँ संघीय कार्यपालिक शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से शासन करता है। और फिर राष्ट्रपति अनुच्छेद 53 के तहत तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है और सेनाओं के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति कार्यपालिक शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति में निहित संघ राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्तियाँ क्या हो जाएगा हमारा संघ। संघ की कार्यपालिक शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से शासन करता है। अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। अर्थात अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है और सेना अध्यक्षों की नियुक्ति सेना अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति अनुसूची 3 के तहत करता है। फिर हम लोग अगला अनुच्छेद देखेंगे अनुच्छेद 74। तो अनुच्छेद 53 में दिया गया कि संघ की कार्यपालिक शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति अपने स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से शासन करता है। अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है और इसके अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जैसे तीनों सेनाओं का माना होगा जल सेना, वायु सेना, उसके बाद फिर जल सेना, वायु सेना, फिर उसके बाद स्थलीय सीमा। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। अब सेना अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अनुसूची 3 के तहत करता है। उसके बाद फिर देखेंगे अनुसूची नंबर 74, अनुसूची आर्टिकल नंबर 74। अनुच्छेद 74
अनुच्छेद 74 में दिया गया है कि अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का निर्वहन मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया। मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। अनुच्छेद 74 में जिसका मंत्रिपरिषद का प्रमुख भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का निर्वहन या प्रयोग मंत्रिपरिषद के सलाह पर करता है। उसके बाद फिर देखेंगे अनुच्छेद नंबर 75। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुसूची 3 के तहत करता है। अनुच्छेद 75 में हमारा दिया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। तो अनुच्छेद 75 में हमारा दिया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुसूची 3 के तहत करता है। उसके बाद फिर देखेंगे कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। उसके बाद फिर देखेंगे अगला मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं। प्रयत्न पद धारण करते हैं। उसके बाद फिर देखेंगे कि
मंत्रिपरिषद 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 लोक सभा सभा के प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। फिर अगला देखेंगे मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो इस प्रकार अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। उसके बाद फिर मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं। उसके बाद फिर मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे और फिर मंत्रिपरिषद अगर व्यक्तिगत रूप से पूछे तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। उसके बाद फिर देखेंगे मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती। मंत्रिपरिषद लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकती है। अगला हो जाएगा हमारा मंत्रिपरिषद लोकसभा की कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो हम लोगों ने अनुच्छेद 75 में पढ़ा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुसूची 3 के तहत करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। उसके बाद देखेंगे फिर मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करते हैं। उसके बाद फिर देखेंगे मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। उसके बाद अगला हो जाए अगर व्यक्तिगत रूप से पूछे तो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उसके बाद देखेंगे मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। उसके बाद फिर देखेंगे मंत्रिपरिषद लोकसभा के कुल सदस्यों या कुल सीटों का 15% से अधिक मंत्री नहीं बन सकते। उसके बाद फिर अगला देखेंगे हमारा हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 66 अनुच्छेद नंबर 76 अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का पद महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी बनने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने के योग्य किसी भी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। महान्यायवादी उच्चतम उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होने योग्य किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होने योग्य किसी भी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। उसके बाद फिर देखेंगे महान्यायवादी अपने कृत्यों का पालन भारत के राज्य क्षेत्र और न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। भारत का महान्यायवादी अपने कृत्यों का पालन भारत के राज्य क्षेत्र अपने कृत्यों का पालन भारत के राज्य क्षेत्र या सभी न्यायालय या सभी राज्य के न्यायालयों में सुनवाई कर सकता है। महान्यायवादी अपने कृत्यों का पालन भारत के राज्य क्षेत्र या सभी राज्य के न्यायालयों में अपनी सुनवाई कर सकता है। उसके बाद फिर देखेंगे महान्यायवादी संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है और महान्यायवादी भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है और फिर देखेंगे महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न और धारण। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है। तो अनुच्छेद 76 में हमारा दिया गया है कि अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उसके बाद फिर दिया गया है हमारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होने योग्य किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। उसके बाद फिर हो जाएगा महान्यायवादी अपने कृत्यों का पालन भारत के राज्य क्षेत्र या राज्य के सभी न्यायालयों में सुनवाई कर सकता है। उसके बाद फिर भारत
महान्यायवादी भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है। उसके बाद फिर देखेंगे महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न अपना पद धारण करते हैं और भारत के प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ हो जाएंगे और वर्तमान में भारत के महान्यायवादी R वेंकट रमणी है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अगला अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 76 के बाद देखेंगे 77। अनुच्छेद 77 में दिया गया है कि संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। अनुच्छेद 77 में संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अगला हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 77 में संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। उसके बाद फिर हमारा हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। अनुच्छेद 76 में दिया गया है कि अनुच्छेद 76 में दिया गया कि संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। उसके बाद फिर भारत का राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद देखेंगे अनुच्छेद नंबर 78। अनुच्छेद 78 में कहा गया कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि प्रशासन से संबंधित सूचनाएं समय समय पर राष्ट्रपति को देना। अनुच्छेद 78 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि प्रशासन से संबंधित जितनी भी सूचनाएं वह समय समय पर राष्ट्रपति को देना। उसके बाद फिर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 79। अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी। संघ के लिए एक संसद होगी। संसद
राष्ट्रपति, लोकसभा, 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 संसद के 3 अंग होते हैं। संसद, संसद के 3 अंग, अंग, अंग होते हैं, होते हैं। पहला हो जाएगा राष्ट्रपति, दूसरा हो जाएगा लोकसभा, लोकसभा, तीसरा हो जाएगा राज्यसभा। तो अनुच्छेद नंबर 79 में कहा गया है संघ के लिए एक संसद होगी, संघ के लिए एक संसद होगी। संघ के 3 अंग होते हैं। जैसे हमारा पहला राष्ट्रपति हो जाएगा, फिर चौथा पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा और चौथा मीडिया हो जाएगा। मीडिया को भी संसद का एक प्रमुख अंग माना जाता है। उसके बाद फिर देखेंगे हम लोग अनुच्छेद नंबर 85 में कहा गया है कि अनुच्छेद 85 में कहा गया है, अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि लोकसभा भंग, लोकसभा भंग, मंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। तो इस प्रकार अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि लोकसभा भंग प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कर सकता है। और फिर अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद उच्चतम न्यायालय में ही सुनवाई की जा सकती है। उसके बाद फिर हम लोगों ने अनुच्छेद 85 में देखा कि लोकसभा भंग, अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, वो भी प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने पढ़ा भारतीय संविधान भाग 5 में हमारा अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक दिया गया। आज हम लोगों ने पढ़ा कि राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्तियाँ क्या होती हैं और राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकता है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने अनुच्छेद 74 में पढ़ा है कि भारत में मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रमुख भारत का प्रधानमंत्री होगा और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। उसके बाद फिर अनुच्छेद नंबर 75 में हम लोगों ने देखा कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा अनुच्छेद नंबर 76 में भारत का एक महान्यायवादी होगा, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी बनने के लिए उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होने योग्य किसी भी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी और भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। हाँ, उसके बाद महान्यायवादी भारत का प्रमुख विधिक अधिकारी और भारत सरकार का कानूनी सलाहकार। उसके बाद फिर देखें हम लोगों ने महान्यायवादी अपने कर्तव्यों का पालन और भारतीय राज्य क्षेत्र या सभी न्यायालयों में सुनवाई कर सकता है। उसके बाद फिर देखें संघीय महान्यायवादी भारत सरकार का वकील भी होता है। उसके बाद फिर देखें हम महान्यायवादी राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न अपना पद धारण करता है। और फिर भारत के प्रथम महान्यायवादी MC शीतलवाड़ थे और वर्तमान में भारत के महान्यायवादी R वेंकट रमणी है। उसके बाद फिर देखा हम लोगों ने अनुच्छेद 77 में हम लोगों ने देखा कि संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। भारत का राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय पर
भारत का प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा अनुच्छेद नंबर 78 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि प्रशासन से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं वह समय समय पर राष्ट्रपति को देना। उसके बाद फिर देखेंगे हम लोग, फिर देखें अनुच्छेद नंबर 79 में कहा गया है कि भारत का एक संसद होगा। संसद 3 अंगों से मिलकर बनता है। जैसे पहला हो जाएगा राष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 52 में दिया गया। उसके बाद फिर हो जाएगा लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल अनुच्छेद 80 में कहा गया। उसके बाद फिर राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में कहा गया। और फिर हम लोगों ने पढ़ा कि अनुच्छेद 85 में लोकसभा भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा भंग राष्ट्रपति तभी कर सकता है जब प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा भंग करता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा कि अनुच्छेद नंबर 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद उच्चतम न्यायालय के द्वारा ही सुनवाई किया जा सकता है। इस प्रकार आज हम लोगों ने भारत राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्यपालिक शक्तियाँ पढ़ा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।